हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQCS और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी IQCS में स्वागत करता हूं। जो हमारी क्लास चल रही है वो प्रेसिडेंट के ऊपर चल रही है ना, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर चल रही है। आज जो हमारी क्लास है वो भी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर है, उसका सेकंड पार्ट है जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, कंडीशन क्या है और अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे किसके बारे में, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। ये मेरा छोटा सा इंट्रो, आप चाहे तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ सकते हैं। जो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस है ना, और इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये तीनों के बारे में हम अच्छे से आज चर्चा करेंगे है ना। पहले मैं समझाता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या है राष्ट्रपति की, यानी योग्यता है क्या। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या योग्यता रखनी चाहिए है ना, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो पहले आप सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, यानी भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। यानी सीधे सीधे मतलब समझ रहे हो कि फॉरेनर को भारत का राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं है। 35 एज होनी चाहिए मिनिमम, यानी 35 साल की आयु हो तो तभी आप प्रेसिडेंट बनने के योग्य हो, है ना। लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होने की क्या होना चाहिए, आप में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप में वो योग्यता होना चाहिए जिससे आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप लोकसभा के मेंबर भी हो, है ना। किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रखना है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो या किसी भी पब्लिक सर्विस में हो। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रखना है। यदि आपको प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो सब कुछ त्याग करना होगा, फिर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हो ना। अब क्या क्या कंडीशन है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफिस बनते हो, जब संभालते हो तो क्या क्या कंडीशन आपके सामने रख दी जाती है। पहली कंडीशन क्या है, देखिए कि आप मान लो यदि आप पहले से लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो तो आपको दोनों की सीट खाली करनी पड़ेगी। लोकसभा की सीट भी खाली करनी पड़ेगी और राज्यसभा की सीट भी खाली करनी पड़ेगी, जैसे आप प्रेसिडेंट के पद संभालते हो वैसे ही। किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लोगे आप, यदि हो तो सब कुछ त्याग करना होगा। वो तो उस समय त्याग करवा देते हैं जब चुनाव होता है ना। आपको राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा बाकायदा, ये बंगलो टाइप का रहता है राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है हमारे रहते हैं ना, वो रहते हैं। मतलब उनसे किसी भी प्रकार का कोई किराया या फिर रेंट नहीं लिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए, है ना। राष्ट्रपति भवन बहुत ही बड़ा है ना, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की दी जाती है, किसको, राष्ट्रपति को, है ना। और जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उनकी सैलरी अलाउंस वही डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करता है यहाँ पर, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट को उनकी सैलरी कम करने का अधिकार नहीं है। यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो फिर भी वो सैलरी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। क्रिमिनल प्रोसीडेंट के बाहर क्रिमिनल जो प्रोसीडेंट रखी है, यानी जो आपराधिक मामले में जो कार्रवाई होती है उनके मामले में प्रेसिडेंट को बाहर रखा हुआ है। यदि आपको हाँ किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति को किसी भी मामले में राष्ट्रपति को अरेस्ट करना हो तो आप उनको नहीं कर सकते। 2 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कमेटी बैठेगी। यदि कमेटी ने फाउंड किया कि राष्ट्रपति गिल्टी है तो फिर आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं अरेस्ट किया जाता, बहुत बड़ा पद रहता है ना प्रेसिडेंट का। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री के से भी ज़्यादा ऊंचा पद किसका रहता है, राष्ट्रपति का रहता है। इसलिए उनको कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहला नागरिक कौन है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं समझाता हूँ महाभियोग प्रोसेस, यानी महाभियोग प्रोसेस कैसी है राष्ट्रपति की। देखिए यदि आपको महाभियोग लगाना है तो आप एक ही आधार पे लगा सकते हो उनके ऊपर। देखिए ऐसा कोई महाभियोग, ऐसा कोई मेंशन नहीं है हमारा भारत के राष्ट्रपति सॉरी भारत के संविधान में, ना ही कोई बताया कि महाभियोग होता क्या है। सिर्फ ये कहा गया है कि महाभियोग कब माना जाएगा, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर महाभियोग माना जाएगा। यदि आपने संविधान का उल्लंघन किया है तो आपके ऊपर क्या चला जाएगा, फिर महाभियोग चलाया जाएगा।
किसी भी प्रकार की कोई डेफिनेशन नहीं दी है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इम्पीचमेंट की। जो आर्टिकल 61 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति को हटाना, यानी सीधा सीधा इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट को उसको ऑफिस से हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। किस आधार पर? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, है ना। और जो चार्जेस है इम्पीचमेंट के, वो किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में इनिशिएट किए जा सकते हैं। लोकसभा में भी लाया जा सकता है वो प्रस्ताव, और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है ना। देखिए, आप प्रोसेस समझ लीजिए कि कैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जाती है, कैसे पास होती है, कैसे फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। तो एक एक पॉइंट समझाता हूँ। पहले क्या, मान लो लोकसभा या फिर राज्यसभा हो, किसी भी एक सदन में क्या रखा जाएगा? प्रस्ताव रखा जाएगा। और प्रस्ताव रखने के लिए कम से कम 25%, है ना, वोटिंग प्रेजेंट, दोनों के क्या होना चाहिए? 25% वोटिंग होना चाहिए। जो भी उस समय क्या हो, प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं 545 लोकसभा या 245 राज्यसभा, ऐसा नहीं गिनोगे आप। जितने भी आए हैं उस समय, उनके क्या लोग आप? वोटिंग लोगे। कितने मेंबर्स की? 25% मेंबर के यदि आपको प्रस्ताव लाना है तो। आ गया, आपने प्रस्ताव ला दिया, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, है ना। फिर क्या करोगे? 14 डेज तक, यानी 14 डेज में क्या करोगे आप? नोटिस दोगे, है ना। 14 दिन पहले क्या दोगे आप? नोटिस दोगे। और फिर क्या रखोगे? इस प्रस्ताव को टेबल पर रखोगे। यदि किसी भी एक हाउस ने 2/3 सदस्यों ने वो प्रस्ताव पास कर दिया 14 दिन के अंदर, तो वो फिर कहाँ जाएगा? वो दूसरे हाउस में जाएगा। मान लो लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी एक हाउस ने 2/3 बहुमत के साथ वो प्रस्ताव पास कर दिया, तो फिर कहाँ जाएगा? वो दूसरे हाउस में जाएगा। पहले क्या हुआ? पहले 25% मेंबरों ने क्या रखा? प्रस्ताव रखा। फिर 2/3 मेंबरों ने क्या करा? उसको पास कर दिया। पास करने के बाद ये दूसरा हाउस को यह प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? ये बिल दूसरे हाउस में जाएगा, है ना। यदि एक हाउस इस बिल को पास कर दे, फिर ये बिल का जाएगा दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस क्या करेगा? इस प्रस्ताव के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा। मान लो जो भी आरोप लगाए किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर, वो वाला हाउस ने, तो दूसरा हाउस क्या करेगा? उन आरोपों की जांच करेगा। और इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट भी भाग ले सकता है। और एक बात तो ध्यान रखना, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जितने दिन भी आप क्या कर सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन चल सकती है ना। वो क्या होता है, यदि मान लो जितने भी आरोप लगा रही है, यदि वो आरोप सही साबित होते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? ये प्रस्ताव किसके लिए रखा जाएगा? वोट के लिए रखा जाएगा। और वो वाला सदन भी, यदि दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को 2/3 विशेष बहुमत के साथ इस बिल को पास कर दे, तो इस प्रस्ताव को पास कर दे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रोसेस के आधार पर अपने पद से हटना पड़ेगा, यानी अपने पद से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना होगा। तो ये थी पूरी इम्पीचमेंट प्रोसेस। क्या कहती है? पहला सदन प्रस्ताव लेकर आया 25% मेंबर के सपोर्ट के साथ। फिर दूसरा हाउस में उसने 2/3 बहुमत से पास करा, पहला हाउस ने। फिर दूसरा हाउस के पास ये गया, तो उन्होंने क्या करी? इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, है ना। फिर उन्होंने क्या करा? उसको 2/3 बहुमत से पास कर दिया। फिर क्या होगा? महाभियोग प्रोसेस पास हो गई। वो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को अपने पद से रिजाइन करना होगा। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें नॉमिनेटेड मेंबर, वो इलेक्टेड मेंबर, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो इलेक्शन होता है किसका? राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों पार्टिसिपेट होते हैं। जो लोकसभा में अभी की स्टैंड क्या है? 542 है, और राज्यसभा में 243, यानी 243 और 542 लोग भी क्या, जो मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? इम्पीचमेंट प्रोसेस में, है ना। अब सवाल उठकर ये आता है कि प्रेसिडेंट का पद खाली हो सकता है? तो हाँ,
प्रेसिडेंट का पद खाली भी हो सकता है। कैसे? यदि जब क्या होता है, प्रेसिडेंट अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका पद क्या होता है, खाली हो जाता है ना। वो यदि वो रिजाइन कर दे, वो किसको रिजाइन, अपना रिजाइनेशन लेटर किसको दे दे, वाइस प्रेसिडेंट को दे दे, यानी उप राष्ट्रपति को दे दे, तो फिर क्या हो सकता है, उनका पद खाली हो सकता है। और कैसे हो सकता है, और यदि लोकसभा या फिर राज्यसभा इम्पीचमेंट प्रोसेस लेकर आए और वो इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या हो जाए, पास हो जाए, तो फिर भी क्या हो सकता है, उनका पद खाली हो सकता है। यदि मान लो उनके ऑफिस में उनके पद धारण करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर भी वो पद वो खाली हो सकता है ना। यदि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन को क्या करार दे दिया, इनवैलिड करार दे दिया, तो फिर भी वो सीट क्या हो सकती है, वेकेंट हो सकती है। और मान लो वैकेंट सीट पे कौन बैठेगा, फिर खाली सीट पे, तो खाली सीट पे वो बैठेगा भारत का उपराष्ट्रपति। यानी जब प्रेसिडेंट अस्तित्व में ना हो तो उपराष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट काम करता है। और मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रहता है, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो भी रहता है ना, वो फिर उस पद को संभालता है ना। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जहाँ पर मैंने इम्पीचमेंट प्रोसेस अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगली क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।